अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब नया दिन है, नए हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो वीकेंड का एंड हुआ है ना, वो बहुत ही बुरा हुआ है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। मैं बात करना चाह रही हूँ जो कल हम बड़ा एक्साइटेड थे, बल्कि सैटरडे को बड़ा एक्साइटेड थे, पिछले हफ्ते पूरा बड़ा एक्साइटेड थे कि संडे का दिन होगा, हम घर बैठे होंगे और जो है ना रिवायती हरीफ जो है वो मैदान में उतरेंगे। आपको पता है एशिया कप शुरू हुआ है और कल जो था ना वो इंडिया और पाकिस्तान का टकरा था, मैच था दुबई के अंदर, दुबई के स्टेडियम में। और हम सब बड़े पुरजोश थे, पुरुउम्मीद भी थे कि जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एशिया कप में पहला मैच जीता ओमान के अगेंस्ट और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई और जीत का आगाज़, मतलब मैचेस का, सीरीज़ का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से हमने किया, पहला मैच जीत कर। दूसरा मैच हमारा भारत के साथ था, उसमें भी हम बड़े एक्साइटेड थे। लेकिन हुआ क्या, वही पुरानी कहानी कि जनाब हम परफॉर्म ही नहीं कर पाए। हम पहले ओवर में ही जो है ना वो कह लें कि आउट हो गए। और जब तक मुझे याद है मैं देखना शुरू किया है बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े पुरजोश तरीके से, तो पहला आउट, दूसरा आउट, तीसरा आउट, मतलब अभी 50 हमने नहीं किए थे और हम 3 आउट हो गए थे। तो मतलब 10 ओवर में हमने 49 स्कोर किए हैं। तो आप ये सोच लें कि हमारी परफॉर्मेंस कल क्या ही होगी और हमारे बैटर्स ने क्या ही किया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर लिया जाए कि जनाब ये हुआ है कल। हम बड़ा जो एक्साइटमेंट का कह लें कि शो कर रहे थे ना कि बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा प्ले करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग का फुकदान है, परफॉर्मेंस का फुकदान है हमारे प्लेयर्स के अंदर, जो उन्हें अब बेहतरी लेके आनी चाहिए। तो ये सूरत हाल थी जनाब। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात करने, और आज हमने बात करनी है फॉलिज के हवाले से कि फॉलिज जैसा जो मूजी मर्ज़ है, मुहलिक मर्ज़ है, इसका ख़तरा किस तरह बढ़ता जाता है, इसके लिए हमें किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और हिकमत के अंदर इसका तरीक़ा इलाज जो है ना वो क्या है, किस तरह लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर इसहाक सुल्तान साहब मौजूद हैं, जो कि हकीम हिकमत के हवाले से हमें आज बताएंगे कि फॉलिज के लिए हिकमत में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर ही। तो आपको पता है कि डायबिटीज़ का ख़तरा भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर और ख़ासतौर पर कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, आप जो है ना अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, सेहतमंद रहे, ताकि ये तमाम तर चीज़ें जिसमें अमराज़ कल्ब भी आ जाता है, फॉलिज का अटैक भी होना शुरू हो जाता है, तो उसका ख़तरा जो है वो कम से कम होना शुरू हो। तो इस पर बात कर लेते हैं हकीम साहब से। हकीम साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आज हमने फॉलिज जैसे जो जानलेवा मर्ज़ है उसके हवाले से बात करनी है। हिकमत में इसका इलाज मौजूद है? बहुत शुक्रिया, आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया। फर्स्ट ऑफ हमारे पास 3 तरह के फाले के पेशेंट आते हैं। एक तो वो पेशेंट होते हैं कि जिनके दिमाग की जो शरेयान है उसके अंदर कोई क्लॉट वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग के खलियात को ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स जिन्हें ग़िज़ाई अज़ा नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो सेल्स वीक हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और ख़ास तौर पर जो फाले के अंदर क्या होता है कि पेशेंट के जो ऑर्गन है वो उसमें या तो एहसास ही ख़त्म हो जाता है, उसे चूंटी काटे चुटकी काटे कुछ फील भी नहीं होता, और सेकंड इसकी मूवमेंट भी ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ मूवमेंट ख़त्म होती है बट उनके एहसास रहता है, हल्का सा भी आप प्रिक करते हैं फ़ौरन वो बताते हैं जी मुझे इससे बहुत पेन हुई है। तो अब पेशेंट हमारे पास सेकंड ऐसा आता है, वो पेशेंट जिनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, सडनली उनका पैरालाइज हो जाता है। और थर्ड हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जिनको पैरालाइज हुआ, स्ट्रोक हुआ, बस विद इन 1 or 2 डे वो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें एक क्लॉट आया था ब्लड वेसल के अंदर और वो स्लिप करके निकल गया और उसके साथ ख़त्म हो गए। ठीक है। तो लेकिन तिब ने इसकी जो पैथोलॉजी बताई है वो कहता है कि ये है कि असल में आप देखें तो मोटे लोगों को ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा हो, जैसे आप बता रहे थे। इस तरह हार्ट पेशेंट जो होते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ
उनको अगर प्रॉपर ट्रीट ना किया तो कुछ ना उन्हें तो ब्रेन उनको स्ट्रोक भी हो प्रॉब्लम जाया सकता करता है। हाँ। और खासतौर पर कहा जाता है जिनको हाई बीपी का मसला है उनके लिए भी बड़ा ये खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। वो लोग जो वर्जिश नहीं करते, खाते पीते और बैठ जाते हैं, वो लोग जो जंक फूड्स के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो लोग जो हैं को जिनको किडनी का कोई अमराज हो रहे हो तो उनको ये प्रॉब्लम बीपी हाई होने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा जो हर टेंशन में आजकल का दौर, जैसे हर बात पे टेंशन, हर बात, इसकी वजह से उन बेचारों के दिमाग में इतना स्ट्रेस आ जाता है जिसकी वजह से उनका बीपी भी छूट करता है और उसके साथ उन बेचारों को स्ट्रोक भी हो जाता है। तो अब हम इसके इलाज की तरफ थोड़ी सी, अब इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मौजूद जो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉलेज के लिए। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को इस अंदाज में बनाया है कि हमारे दिमाग के दो पोर्शन थे, एक राइट स्फीयर हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। आधा दिमाग राइट में और आधा ये। जो हमारे दिमाग का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो हमारे राइट साइड के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इवन कि यहाँ पर हमारा जो स्पीच सेंटर है वो भी हमारे लेफ्ट साइड पे होता है। जब कभी किसी के दिमाग के लेफ्ट साइड के क्रेनल आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट आ जाता है या उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसको हम एस्कीमिक हार्ट डिजीज, एस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमारे राइट साइड के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसके फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, ये आमतौर पर कब होता है, एक तो ब्लड गाढ़ा होने, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट को मैंने देखा जिनका बीपी हाई होता है, ओके, जिनके ब्लड वेसल्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं गर्मी की ज़्यादती की वजह से, सफरा की ज़्यादती की वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है। और ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है। अब छोटा होने में से एक तो ब्लड सप्लाई पूरी ना हुई और प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उन लोगों को दिमाग के जो लेफ्ट साइड था उसके जो सेल्स हैं वो एस्केमिक कंडीशन में चले गए, उनको ब्लड सप्लाई ना हुई, ऑक्सीजन ना मिली, न्यूट्रिएंट्स ना मिले, अब वीक हो गए और राइट साइड का फालिज हो गया। ठीक है। ऐसे पेशेंट को हमने क्या गर्मी से बचाना है। ये गर्मी वाला फालिज होता है हमारे तिब के मुताबिक। ये सफरा की जाती वाले जो होता है गर्मी में काम करते हैं, गर्म चीज़ों के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिनका बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट को हमने ऐसी दवाइयाँ नहीं देनी जो स्टिमुलेंट होती हैं। हमने ऐसी दवाई जो रिलैक्स करने वाली, रिलैक्स करें, जो ठंडी हो, ठंडी। और अगर हमारे पास कोई इनिशियली स्टेज पे आ गया पेशेंट को, सपोज अगर कल फालिज हुआ और आज वो हमारे पास आ गया, तो बिलीव इन मी विद वन डे वो बंदा ठीक होके जाता है। तब तिब में इतना फास्ट इसका ट्रीटमेंट है, मैंने रिजल्ट देखे हैं, पेशेंट को परेशान हो जाते हैं विद इन वन डे। यस इट इज़ पॉसिबल। उसमें करना क्या है कि एक के पास हमारे पास बड़ी अच्छी सी माजून मिलती है, चूँकि हम लोग बना नहीं सकते, इसे हम जवारिश शाही कहते हैं। अच्छा। ये हमदर्द, अजमल, करशी किसी भी दवाखाने की मिल जाती है। ये 100 ग्राम की पैकिंग होती है और पेशेंट को मैं कहता हूँ एक ही टाइम में पूरी की पूरी आपने से खा लेना है, पूरी की पूरी डब्बी खा लेनी है, पूरी डब्बी खा लेनी है। अच्छा। क्या कर फौरी तौर पे ये बीपी को नॉर्मल करेगी। अच्छा। इन्फ्लेमेशन जो ब्लड वेसल्स में आई थी उसको क्लियर कर देगी। और उसके साथ पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि फौरी को ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। ओके, मतलब अगर आपको खुदा ना खास्ता आज हुआ है और तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अगले दिन आप ये मजून खा लें जी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर आ लेते हैं तो विद इन वन डे आप ठीक हो जाएंगे सिर्फ इस मजून के साथ। इवन आपका न्यूरोफिजिशियन परेशान हो जाए जब वो आपके पावर को चेक करते हैं कि आपको फाली तो हुआ ही नहीं है। इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। और उसके साथ बीपी को कंट्रोल करने हमारे पास जो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और वो है, इसे अस्ट्रोल कहते हैं। छोटी चंदन भी कहते हैं, इसे रोल्फिया भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन मार्केट में छोटी चंदन के नाम पे ये मिलती है। सही है। आपने 50 ग्राम ये लेना है, 50 ग्राम आपने काली मिर्च लेनी है जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, और 50 ग्राम ही आपने लौंग पेपर कहते हैं जिसे हम मग्गा कहते हैं। इसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे शहतूत होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ये लौंग है, लौंग पेपर, लौंग पेपर, ये लंबी काली मिर्च हमारी अच्छा। हमारी तिब में इसे मग्गा कहते हैं। ओके, वो ब्लैक पेपर है, ये लॉन्ग पेपर है। ओके, ये तीनों चीज़ें बराबर वजन में लेके आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद इनका कैप्सूल बना लेने 500 mg के। ठीक है। यानी ये इस साइज के कैप्सूल बनेंगे। ओके, ये आपने एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को लेना है। ठीक है। और इंशाल्लाह आप देखें, अगर पुराना फाले भी आपके राइट साइड का है तो चंद हफ्तों के अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है,
शर्त ये है कि अपनी डाइट को फॉलो करें। यूजुअली कहा जाता है ना कि अगर फॉलेज हो गया है तो आपके दिल की जो शरियानें हैं वो भी क्लॉग्ड हो जाती हैं, वो जो वेजल्स हैं आपके, जी ब्लड वॉल्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वाली ठीक है। जिस वक्त गर्मी की जाती वजह से राइट साइड पे स्ट्रोक आपको फॉलेज हुआ है और आपका बीपी भी शूट कर रहा है, तो उसमें बड़ी वजह जो बनती है ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना, स्वेलिंग की वजह से, हम इसे कहते हैं स्टेनोसिस ऑफ द ब्लड वेसल्स ब्रेन की, उससे ये हम कर उसके लिए आपने ये जो बताया है रेमेडी, ये आपने करनी है। ब्लैक पेपर है, लॉन्ग पेपर है और वो जो आपने छोटी चंदन बताया, इसका पाउडर करके आपने कैप्सूल खा लेना, एक सुबह और एक शाम को। और साथ अगर पुराना है तो आपने ये माजून 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम कर ली, साथ मजून भी खानी है। अगर ये मर्ज पुराने, अगर इनिशियल स्टेज पे है तो आपने पूरी की पूरी एक दिन में खा लेनी है, तो आप ठीक हो जाएंगे और उसके बाद खाने की जरूरत है, फिर आप ठीक है। उसके बाद आप उसका बीपी को कंट्रोल करने आके बाकी मेडिसिन यूज कर लें जो मैं दे रहा हूँ। आप इस तरह जो आप लेफ्ट साइड का पैरालाइज हो जाता है, अब इसमें क्या होता है कि आपका 82-85% पेशेंट को जो स्ट्रोक होता है वो आपका लेफ्ट साइड जी है, वो लेफ्ट साइड भी होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा खाने पीने का जो आजकल स्टाइल है वो बड़ा गलत सा है और उसकी वजह से हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं और ये हमारी तिब के मुताबिक खिलते सौदा की ज़्यादती होती है, ये सर्दी और खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता है। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारे मस्कुलर सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेम करते हैं, वो स्ट्रेच कर जाते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम होता है, ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से एक तो खून गाढ़ा, दूसरा उसका डायमीटर सुकड़ने की वजह से कम हो गया, तीसरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ना शुरू हो गया। और ऐसे मरीज में क्या होता है, इनके जो मसल्स होते हैं वो सुकड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट के जब फाली के आते हैं वो हमें लेफ्ट साइड का उनको स्ट्रोक होता है, उनकी मुट्ठी बिल्कुल बंद होती है, हम खोलना चाहें तो खोल नहीं सकते, उनका ये बाजू है वो हमेशा यहाँ पे लगा होता है, बिल्कुल ऐसे वो सीधा ही नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी इसके लिए बताता हूँ, चाहे वो कितना ही भी पुराना पैरालाइज क्यों ना हो, अंदर जो है लेफ्ट साइड उसकी मुट्ठी बंद हो चुकी है, उसका बाजू मूव नहीं को स्ट्रेच कर गया है, यहाँ पर लगा हुआ है, हम चाहते हैं खोलना वो खुल नहीं पा रहा। सिर्फ 3 हफ्ते 20 डेज ओनली मैं आपको फार्मूलेशन देता हूँ, सुबह दोपहर शाम 1-1 टैबलेट पानी से वो ले लीजिए, प्लस खिज़ा को एहतियात कीजिए कि लोग बेचारे थक्के खा रहे होते हैं, उनका ये मुट्ठी खुलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको आज वो एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, सिर्फ 21 दिन, सिर्फ 3 हफ्ते आप ये टैबलेट यूज़ कीजिए बना के और इंशाल्लाह आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुट्ठी भी खुल जाएगी और आपका बाजू बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप इजीली आप चलेंगे, बल्कि दौड़ेंगे आप। क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें पहला लेना है आपने बड़ा अच्छे से, ये है आपके पास रेठा, जिसे आमतौर पे आप लोग कपड़े सर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेठा चाहिए आपने उसका ये शेल लेना, पर छिलका लेने हैं आपने, इसके अंदर जो उसकी गुठली होती है वो नहीं लेनी। ठीक है। आपने ले लिया सपोज 50 ग्राम ये, और 50 ग्राम आपने ये कालो सिंथ, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर तुम्मा कहते हैं, ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का है, ये कालो सिंथ या तुम्मा पंसारी की ज़बान में मिल जाए, या कालो सिंथ जी, पंसारी आपको तुम्हे के नाम पे ही देगा, ये दे देगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने इसमें लेनी है, ये है गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, ये गंधक की किस्म होती है, सल्फर की किस्म है, प्योरीफाइड होती है, और ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वजन में लेके इनका पाउडर करके आपने इनकी टैबलेट बना लेनी है, और वो टैबलेट आपकी बनेगी इस कलर के अंदर, ये इस शेप, और इतनी चने के बराबर आप देख लें, इसे देखिए, एक चने के बराबर इसका ये साइज बनता है, और ये आपने सुबह दोपहर शाम लेना है, खाने के बाद ठीक है। टोटल वेजिटेरियन होना है, टिंडे गाजर मूली शलजम घिया वगैरह। अच्छा। जब बहुत करना है तो इसके अंदर आप मटन यूज कर सकते हैं, ये देसी मुर्गी लेके कम मिकदार में, ऑलिव ऑयल के अंदर बनाना है, और आपने ब्लैक पेपर यूज करना है, रेड चिली यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ये आप टैबलेट सुबह दोपहर शाम लें, एक दिन में 3 दफ़ा, और सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर आपकी जो बंद मुट्ठी है वो खुल जाएगी, आपका बाजू काम करना शुरू कर देगा, आपकी टांग जो बिल्कुल सुकड़ गई थी अब वो बिल्कुल सही होगी, और आप चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। अब तीसरी किस्म इसकी स्ट्रोक की वो आती है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके ब्लड वेसल में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, वो है लोअर बॉडी पैरालिसिस, जिसे हम पैराप्लीजिया कहते हैं, निचले धड़ का फालिज हो जाना,
ऊपर आप बिल्कुल ठीक होते हैं, बाजू आपके ठीक है, आप बोल सही रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं आ रहा, बट लोअर बॉडी है, यकदम आप रात को सोए सुबह उठे तो आपकी टांगें काम जी, ये तो बड़ा अच्छा रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, और अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, स्टमक का मसला है, जैसे आप बता रही थी कि आपको इस कहवे के बाद वो भी मसला आपका हल हो जाएगा। तो फॉलिज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हिकमत में इसका इलाज क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर इसहाक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या आप आए इसके ऊपर बात। जनाब, वालिदैन की औलाद के लिए मोहब्बत गैर मशरूत होती है, वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनकी हर तरह से मदद करते हुए उन्हें पालते पोसते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें तालीम दिलवाते हैं और फिर अपने कदमों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और यही औलाद आगे चल के पढ़ लिख कर अपने वालिदैन और घर या आसपास मौजूद बड़े बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा ख़ुद को समझदार यानी कि ओवर स्मार्ट समझना शुरू हो जाते हैं, जबकि वालिदैन अपना सुख, चैन, आराम, सुकून, गर्ज, हर राहत को अपने बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स बच्चों का रवैया इतना अच्छा या काबिल कबूल नहीं होता है। जब वालिदैन को अपने बच्चों के ताउन की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें मायूसी होती है। बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं जिनको होनहार ताबेदार औलाद नसीब होती है, लेकिन इसमें सिर्फ बच्चों का एक कसूर नहीं होता, बल्कि वालिदैन भी बराबर के शरीक हो सकते हैं। तो वालिदैन और बच्चों में मोहब्बत और इख्तलाफ के असबाब क्या हैं? आज के दौर में जो न्यू जनरेशन अगर बात कर ली जाए तो उनमें और जो वालिदैन हैं उनमें इतना गैप क्यों आता जा रहा है? जनरेशनल गैप इसको कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल गैप इनको कह सकते हैं, इमोशनल गैप इसको कह सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल ने हमें आज ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर अली, आज के दौर में वालिदैन और बच्चों में जो बढ़ती दूरियां हैं, क्या वजह आपको लगती है? ये जनरेशनल गैप है, साइकोलॉजिकल गैप है, इमोशनल गैप है, क्या वजह है इसकी? जी, जो वालिदैन में आजकल और बच्चों में बढ़ती दूरियां हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो आजकल मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आजकल फ़ोन पे लगे हुए हैं, बच्चों के साथ उतनी बात नहीं कर रहे, जितना टाइम देना चाहिए नहीं कर रहे, और फिर जब हम मोबाइल फ़ोन पेरेंट्स यूज़ करते हैं तो फिर बच्चा एक हद तक निगलेक्ट भी हो जाता है। और बात भी करेंगे, अगर जवाब भी देंगे तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बच्चे की तरफ देख के नहीं जवाब देंगे, जिससे एक तरह से ये निगलेक्ट शुरू हो जाता है। एक तो ये वजह। अच्छा, उसकी दूसरी बड़ी वजह फिर ना घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी का आपस में अच्छे ताल्लुकात ना होना। जब आमतौर पे मियाँ बीवी घर में लड़ते हैं तो उससे फिर बच्चे निगलेक्ट होते हैं, बच्चे देखते हैं, और इस वजह से फिर क्या करते हैं कि बच्चों में और वालिदैन में दूरियां आती हैं। तीसरी बड़ी वजह जी क्यों दूरी आ जाती है बच्चों और वालिदैन में, कि आम तौर पे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों की तलकीन करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, लेकिन करके नहीं दिखाते। अगर हमने बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है कि बच्चा डिसिप्लिन भी हो और हमारे साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे रहे, तो उसको तलकीन करने की बजाय अगर आप वो काम करके दिखाएंगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक और बड़ी वजह जी दूरी की, ईगो। अच्छा, अब वालिदैन में भी ईगो है, बच्चों में भी ईगो है। हालांकि ये देखिए ऐसा रिश्ता है कि इसमें ईगो होनी नहीं चाहिए। बच्चे आजकल के ये समझते हैं जी कि हम जी बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, हमें क्या पता हो, वालिदैन को क्या पता हो, हमें सारी चीजों का पता है। अच्छा, फिर उसमें यह है कि वालिदैन भी फिर आगे से उनका भी ऐसा ही रवैया होता है कि जी हम सब कुछ, हमने आपको पैदा किया है, हमें सिखाते हो। अच्छा, इसमें ना एक हद तक दोनों का ही कसूर होता है। अच्छा। बच्चे जो हैं वो हमेशा गलत नहीं होते। ऑब्वियसली कभी आजकल का नौजवान जो है, बच्चा भी इवन के, वो बड़ा वेल अवेयर है, तो कुछ चीज़ों का उनको भी पता है, तो वालिदैन को चाहिए कि उनकी बातें सुने। लेकिन फिर बच्चों को भी ये चीज़ समझनी है कि बहरहाल वालिदैन का एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा है, वो बहरहाल बच्चों से ज़्यादातर मामलात में ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है मुनीबा, आजकल ना वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत है। आजकल के दौर में देखें, आजकल के दौर में ना बच्चों की जो परवरिश करना है
वो पहले के दौर की निस्बत मुश्किल हो गई है, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा। अब आप देखें कि अगर बच्चों के और वालिदैन के अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, बच्चों से वो वालिदैन बच्चों को खुद नहीं सिखाएंगे, तो बच्चे फिर गलत चीज़ें सीखेंगे। मसलन आजकल हो क्या रहा है, अब देखें आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया वगैरह पे आप देखें, आजकल देखें मुनीबा के पता नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। अब देखें कि जो शख्स खुद बालों से गंजा है, वो बाल उगाने के और गिरते बालों को रोकने के तरीके बता रहा है। काले रंग का शख्स आजकल ये बता रहा है जी कि रंग कैसे गोरा किया जाए। अब देखें जिसको इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है वो बता रहा है कि बिनाई तेज करने के तरीके, और तो और जिनके खुद के घर सॉरी टू से नहीं बसे हुए, वो लोगों को तरीके बता रहे हैं रिश्ते बनाने और रिश्ते निभाने के तरीके बता रहे हैं, कोच बने एग्जैक्टली। अब देखिए ना, आजकल हमारे बच्चे को पता नहीं चल रहा सही क्या गलत क्या। तो जैसे मैंने कहा कि आजकल हमारे जो माँ बाप हैं उनका और बच्चों का रिलेशन मजबूत होगा, तब ही हम अपने बच्चों को बता सकेंगे। यही तो मसला है ना कि वालिदैन फिर शायद अच्छे तरीके से बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, और बच्चों को ये लगता है कि जी हम आज के दौर के बच्चे हैं, आप लोगों का दौर पुराना हो गया और हमें सब कुछ पता है। हम आज के दौर की चीज़ों को जो कह लें कि तकाजे हैं वो सारा कुछ जानते हैं, हम बाहर निकलते हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हुई हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा समझदार हैं, हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। आपका पुराना ज़माना था, आपको इतना पता नहीं है। देखिए उसमें यही बात है ना कि फिर अगर इस चीज का हल हमने करना है कि ये जो बच्चों की जो जहन में अगर बात आ गई, देखिए बात हम बच्चों के जहन से कैसे निकाल सकते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, सख्ती करते हैं। अच्छा सख्ती कब करनी है, नरमी कब करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसमें क्या बात है कि देखिए जब तक हम अपने बच्चों के जहन को समझेंगे नहीं, उस पे जाके बात नहीं करेंगे, उनसे रिलेट नहीं करेंगे आज की जनरेशन से, वो हमारी बात नहीं ना मानेगी। हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि बच्चों ये टिकटॉक छोड़ो और किताबें पकड़ो। माँ बाप खुद बैठे हुए, माँ बाप खुद बैठे हुए हैं, और फिर बच्चों को ये बात बच्चे आपकी मानेंगे नहीं। देखिए ना आज के दौर में कितनी अशद जरूरत है बच्चों को ये बताने की कि जो टिकटॉक है इस पे ये जो सारी चीजें हैं, बच्चों इस लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ होती कुछ लाइफ है, निकलती कुछ और है, दिखाया कुछ जाता तो बच्चों को हम किताबों की तरफ किस तरह लेके आएंगे जब माँ बाप बच्चों के साथ उनके लेवल पे जाके रिलेट करेंगे, उनको समझाएंगे, तब हम ये तब जाके आप बच्चों ऑब्वियसली आप जब प्रैक्टिकल करके दिखाओगे बच्चों को तभी बच्चे सीखेंगे और समझेंगे ना, सिर्फ थ्योरेटिकली आप उनको नहीं बता सकते हैं। अच्छा दूसरा डॉक्टर अली, जैसे आपने बात की कि कुछ पाबंदियाँ होनी चाहिए, कुछ आज़ादी भी होनी चाहिए, ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वालिदैन को पाबंदी भी लगानी चाहिए बच्चों के ऊपर, आज के बच्चों पे, और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर उनको आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने फैसले खुद कर सके? देखिए जहां तक बात है कि इसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए अपना करियर चूज करने में, अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में, कि उनको ये उन पर इम्पोज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें रूटीन की चीज़ें होती हैं उनमें बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। बच्चों को किस चीज़ में आज़ादी नहीं देनी चाहिए? अगर ऐसी चीज़ जो कि पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों के हक में बेहतर नहीं है, अगर इनको हम आज़ादी देंगे तो बच्चे एक हद से ज़्यादा उनके लिए या बिगड़ सकते हैं या उनके अपने लिए नुकसानदायक। अच्छा इसमें एक तो ये चीज़ होगी, फिर दूसरी चीज़ ये है कि ना हमेशा बैलेंस पेरेंटिंग जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे। देखिए कि बात यह है कि बच्चों पे ना बहुत ज्यादा सख्ती करें और ना ही बहुत ज्यादा नरमी आजादी दे। हाँ। अगर हम नरमी या आजादी की बात करें तो पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि मैं एक नरमी बच्चों के साथ नरमी के हक में हूं। उसमें क्या होता है कि देखिए आज का जो भी हमारा बच्चा है वो अगर तो आपको अपने वालिदैन को सब चीजें बता सकता है बिला खौफ खतर, बिला डांट की खौफ के, तो आपने अपने बच्चे के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। देखिए बच्चों को इतनी आजादी जरूर होनी चाहिए कि वो माँ बाप के साथ हर बात करें। अगर वो हर बात कर सकेंगे उससे क्या होगा कि अगर बच्चे खुदा ना खासा कोई बाहर बुलिंग हो रहे हैं, कोई हरासा हो रहे हैं, कोई तो गलत काम करके आ रहे हैं, हो गया उनसे सरजद, तो आगे अपने पेरेंट्स को बताएंगे। अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स उनका अच्छी तरह से ख्याल कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। सिर्फ बात शादी के हद तक नहीं है, किसी की बेटी के हद तक नहीं है, आपके बच्चे का अपना जो करियर, अपना फ्यूचर जो है ना वो खराब हो जाता है अगर आप बच्चों के ऊपर सर्टेन चीज़ों के लिए हवाले से सर्टेन एज में अगर आप सख्ती नहीं करते हैं। आप आज़ादी दें लेकिन उसके साथ साथ आपने उनके ऊपर सख्ती भी करनी है। तो डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि सैलाब के बाद महंगाई का सैलाब उमड़ आया है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि सब्जियों की कीमतें भी आपको पता है कि उनमें भी इजाफा होता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनाब सैलाब की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं और जो उसका बराह रास्त असर है ना वो सब्जियों के ऊपर पड़ रहा है, उनकी कीमतों के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा, फ्रूट्स तो आप वैसे ही समझ लें कि आउट ऑफ हो रहे हैं उनकी कीमतें और वो गरीब की पहुंच से वैसे ही आराम आराम से दूर होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आटे की कीमत हमने देखी कि वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब उसका थैला भी 2200 2250 रुपये में मिल रहा है 10 किलो का थैला। और अगर बात की जाए चावल की, उसकी भी कीमत में इजाफा हो चुका है, चीनी की भी ये सारी सूरत हाल है। तो क्या वजह है, हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है प्राइसेस को, तो इस पर बात कर लेते हैं। और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद इनकी प्राइसेस कीमतें जो है वो बढ़ेंगी और आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा, तो इस पर बात कर लेते हैं। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। जाहिद साहब, सैलाब आया, एक नेचुरल डिज़ास्टर था, उसकी तबाहकारियाँ हमारे सामने अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह ये सिचुएशन चल रही है, सारी सूरत हाल क्या है। लेकिन ये सैलाब को जो उन्होंने एक रीज़न बनाकर महंगाई जो की है, वाकई सही रीज़न है कि सैलाब की वजह से ही महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वो चिकन की कीमत हो जाए, सब्जियों की, फ्रूट्स की, आटा, चावल, सारी चीज़ें महंगी होगी सैलाब की वजह से। मुनीबा, देखें, ऐसे जो हादसा या सानियात होते हैं, हाँ। ये पूरी दुनिया में हो जाते हैं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसे ऐसी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि ये सानिया या हादसा हुआ क्यों है। नंबर एक, सबसे पहले तो इस बात पे तहकीक की जाती है और फिर ये होता है कि अगर हो गया हादसा तो अब इसको हमने रिकवरी कैसे करनी है इस चीज़ से। तो दोनों चीज़ों की हमारे यहाँ फुकदान नज़र आता है कि हम सिर्फ उस टाइम फ्रेम में ज़िंदा होते हैं जिससे गुजर रहे होते हैं। मतलब अब सैलाब अगर आ रहा है तो उसके हवाले से हमारी इक़दामात नज़र आ रहे हैं, कहीं बंद बन रहे हैं, कहीं नहरें बनाई जा रही हैं, कहीं बंद तोड़े जा रहे हैं। तो मशीनरी भी सरगर्म है, इंतज़ामिया भी सरगर्म है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसके बाद क्या होना है उसके लिए ताहाल कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। और इसी वजह से जो फिर एक पॉकेट्स होती हैं छोटी छोटी मुनाफाखोरों की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, वो इससे अपने लिए ब्लेसिंग समझते हैं कि उन्हें ये लगता है कि अब जो हमारे दिन हैं वो अच्छे आने वाले हैं। जो डूबने वाले थे डूब गए हैं, जिन्होंने जान जानी थी जिनकी वो चली गई, लेकिन हम जो हैं हमारे पास अब मौका है कि हमने इससे फ़ायदा कैसे उठाना है। तो यही सूरत हाल इस वक्त मार्केट में भी नज़र आ रही है। उसमें कुछ महंगाई ऐसी भी है जिस पे कोई जवाब नहीं दिया जा सकता कि अगर सब्ज़ी होगी ही नहीं तो लाजमी तौर पे मार्केट में जाएगी, महंगी होगी। उसके बाद लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले से स्टॉक हैं, ठीक है, मतलब उनका इस सैलाब से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, चीनी का कोई लेना देना नहीं है, आटे का कोई लेना देना नहीं था, एज सच कोई लेना देना नहीं। इतनी बड़ी कोई इस वक्त फसल नहीं, उसकी ना बुआई हो रही है ना ही इस वक्त उसकी कटाई हो रही है। हाँ। तो इसलिए उसकी जो कीमत में इजाफा है, जो 1000-1200 रुपये यकदम इन्होंने बढ़ाया था मुनाफाखोरों ने, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, जिसे स्टॉकिया कहा जाता है, वो एक मौके से फ़ायदा उठाया था उन्होंने। मतलब अब यकदम 800 रुपया या 900 रुपया अगर कम हो गई गंदम, तो अब क्यों कम हो गई है? अब हुकूमत ने जब थोड़ा सा सख्ती की, जब इनके छापे मारे, इनका स्टॉक कब्जे में लिए, तो थोड़ा सा वो 800-900 रुपये फ़ी मन कम हो गई। मतलब देखें, एक ऐसे मौके पे जिस वक्त सैलाब से सारी दुनिया परेशान है, चाहे वो शहरों में रहने वाला है, वो भी ज़हनी तौर पर ट्रामा में है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके घरों में बेशक पानी नहीं आया, लेकिन ज़हनी तौर पे वो ट्रामा में है कि ये क्या हो रहा है सारा। उस सूरत हाल का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोई उठाया भी है। मतलब 2122 रुपये में गंदम खरीद के उन्होंने 3800, 400, 4000 में बेची है। 4200 इतना भी गई है। सबसे बड़ा जुल्म तो आप ये देखें कि जो किसान बेचारा 6 महीने मेहनत करके जिसने गंदम कमाई थी, उसे 2122 रुपया मिला एक महीना, एक मन का। जिन्होंने अपने पैसे के जोर पे उठा ली थी गंदम 2200 रुपया, उसने 1200 रुपया बैठे 1800 रुपया बैठे बैठे 3 महीने के अंदर कमा के वो साइड पे हो गया, लाखों रुपया कमा के। तो अब असल में अब हुकूमत सैलाब का दोष नहीं दिया जा सकता कि ठीक है आ गया सैलाब, अब करना क्या है, वो असल इम्तिहान होगा। लेकिन बदकिस्मती से दावे तो हो रहे हैं अब
कि जैसे ही सैलाब उतरेगा हम इसकी कंपनसेशन भी मज़ीद और करेंगे, होंगी, लोगों हाँ। को कंपनसेट भी करेंगे। लेकिन जो माजी के तजर्बात हैं वो कि इतने खुशकुन नहीं है कि इससे ये लगे कि अब ये इन लोगों को उस तरह कुछ रिलीफ मिलेगा या उस तरह उनके संभाला जाएगा जैसे रियासत को संभालने का हक है। अच्छा, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये बता रही है कि सैलाब के जो असरात है, मुल्क में महंगाई की शरह 5% जो है ना वो बढ़ गई है, और दूसरा ये जो GDP है वो उसकी शरह 3.4% से कम होकर 3.2% होने का इम्कान भी है। मौजूदा जो सेटअप है, हाँ। हुकूमती सेटअप, उनका सबसे बड़ा क्रेडिट वो यही लेते थे कि हमने महंगाई की महंगाई शरह कम की कर दी शरह है, कम हम की है, 38% से कम करके 2% या 3% पे ले आए। लेकिन बदकिस्मती से जैसा आपने बताया कि 5% तो इस वक्त ही हो जी। चुकी है उसकी शरह, इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि एक तो फसल जो खड़ी थी वो तबाह हो गई, अब जो अगली फसल लगानी है उसके लिए किसान के पास जेब में 1 रुपया नहीं होगा। जो किसान तबाह हुआ है उसके पास उसके बीज खरीदने के, खाद लेने के, उसको ज़मीन को कल्टीवेट करने के उसको पैसे नहीं होंगे, तो वो अगली फसल जो है वो भी मुतासर होगी। सिर्फ ये नहीं कि जो टमाटर की फसल इस वक्त खड़ी थी या सब्ज़ मिर्चें इस वक्त लगी हुई थी वो तबाह होगी, महीने बाद दोबारा आ जाएगी मार्केट में, ऐसा नहीं होगा। ये जो एक पूरा अब स्पैन चला है, ये तकरीबन अगला 1 साल जो है ये हुकूमत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा और आवाम के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इस महंगाई की शरह को किस तरह कंट्रोल करते हैं। और उसका बेहतरीन हल यही होगा कि फिर चीज़ें दरामद की जाएंगी। लेकिन हमने वो दरामदी वो दरामद करके भी हमने देख ली क्या सिचुएशन होती है। उसमें और खांचे होते हैं, उसमें फिर डॉलर आ जाता है कि डॉलर महंगा है इसलिए वो चीज़ महंगी होगी। तो इसलिए ये जो शरह इसमें मज़ीद इजाफा होने का खदशा बिल्कुल मौजूद है। और इस वक्त जो तो फिर तो मुआशी दबाव भी तो बढ़ेगा ना, फिर बिल्कुल शरह मजीद बढ़ेगी, मुआशी दबाव भी बढ़ेगा और ये सूरत हाल मजीद गंभीर होगी, आवाम के ऊपर और ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। अगर दरामद करेंगे तो हमारे डॉलर खर्च होंगे, डॉलर बाहर जाएंगे, ज़र मुबादला बाहर जाएगा, वो हम बड़ा एक फ़ख्र से इस वक्त बयान करें कि इस वक्त हमारे इतने ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए हैं, वो फिर हम पे दबाव पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस वक्त जो टमाटर अगर 150 या 250 बिक रहा है वो आपको 400 रुपये मिलेगा। गंदम आपकी महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, जो दूसरी चीज़ें चावल देखिए ना, चावल 1 किलो में 40 रुपये इजाफा किया उन्होंने। 40 रुपये तो अभी हुआ है। अभी तो जो फसल लगी हुई थी लोगों की वो जो तबाह हुई है उसके असरात आपको 2 महीने बाद नजर आएंगे कि ये जो इस वक्त 400 या 350 मिल रहा है ये एक लगता है ऐसे है कि ये तकरीबन 500 रुपये तक जा पहुंचेगा कि लोगों की वो खड़ी फसलें जो एरिया जो है गन्ने चावल वाला वो अक्सर तबाह हो गया है। आपका गन्ना जो है वो मुतासर हुआ है, आपकी जो बेल्ट पूरी गन्ने की है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। दरिया सतलुज के अतराफ में जो बेल्ट थी, तो वो गन्ना महंगा होगा तो चीनी मज़ीद महंगी होगी। गंदम आपकी ज़ाया हो रही है, मतलब आपके जो सरकारी स्टोर्स थे थोड़े बहुत इस दफ़ा वो कि बहुत कम स्टॉक था आपके पास, उसमें से भी कई स्टोर्स जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पर गंदम ज़ाया हो गई है। हुकूमत को बाकायदा वहाँ पे लोगों को मुअत्तल करना पड़ा है, लोगों को कि आपने गंदम क्यों नहीं उठाई यहाँ से स्टोर से, वहाँ पे पानी आ गया। जी, अगर आपको पता था कि इस तरह पानी आएगा तो वहाँ पर हज़ारों टन गंदम पड़ी ज़ाया हुई है और वहाँ पे बाकायदा लोगों को मुअत्तल किया गया है, उनको सज़ाएँ दी गई हैं। तो इस किस्म की जब गवर्नेंस होगी, जब होगी तो फिर उसके असरात लाजमी तौर पर आवाम पर आएंगे। अवाम पर जब आएगा दबाव तो वो लाजमी तौर पर हुकूमत पर भी आएगा। लेकिन हुकूमत दबाव लेती है अवाम का? हाँ बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, इसमें कोई शक नहीं कि आज तक जब भी हुकूमतें बदलने का एक बहुत बड़ा जवाब होता है कि आपकी माली हालत क्या है। उस हुकूमत के दौर में अवाम को अगर माली हालत क्या है, अभी जब उन्होंने कहा कि जी हम रिलीफ देते हैं बिजली के बिलों में, तो उसके लिए भी IMF की बात की गई, IMF से इजाज़त ली जाएगी। रिलीफ देने के लिए भी लोगों को बिजली के बिलों के अंदर वो भी IMF से इजाज़त देनी पड़ती है हमें। जी, अवाम के लिए जो कुछ भी करना है उसकी इजाज़त हमने IMF से लेनी है। हमने जजेस के लिए, सेनेटर के लिए, कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए जो करना है उसकी हमें इजाज़त है। लेकिन जब अवाम की बारी आएगी अवाम को रिलीफ देने की, उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। ये हमारा माशाल्लाह एक ज़हनी हम बना चुके हैं सोच कि अवाम की जिस बात आती है तो फौरी तौर पे वो जी IMF के पास जाना पड़ेगा, इजाज़त देगा तो हम आपको रिलीफ देंगे। लेकिन जो दूसरे अपनी मराद जब बढ़ानी होती हैं वो रातों रात बढ़ जाती हैं, पेंशन्स बढ़ जाती हैं और तो और मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ हज़ारों आ जाती हैं, वो IMF के पास केसेस नहीं जाते। सिर्फ जिस वक्त अवाम को कोई 2000-4000 का रिलीफ मिलना होता है वो IMF के पास हमें जाना पड़ेगा, जहाँ हम बड़े मजबूर हैं। जिस वक्त ये माइंडसेट हो कि सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए
तो फिर आवाम को इतना रिलीफ, आवाम को अपने पाँव पे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये बड़ा चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए भी कि जब ये सैलाब की तबाहकारियों के बाद जब रिपोर्ट्स आएंगी, जब ये सारी चीज़ें सिचुएशन बेहतर होगी, तो उसके बाद किसान को कैसे आपने जो है वसाइल प्रोवाइड करने हैं, उनको कितना इक्विप्ड करना है, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। जनाब, तकरीबन 25 करोड़ आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस मुल्क की इंतज़ामी तकसीम सिर्फ 4 सूबों तक मुहित है। जब हम पाकिस्तान का मवाजना दीगर ममालिक से करते हैं ना, तो ये सवाल जहन में शिद्दत से उभरता है कि क्या पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मज़ीद सूबों की ज़रूरत है या नहीं है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क के मगरबी हिस्से की आबादी 3 करोड़ 20 लाख के करीब थी, जो कि 78 बरस में 8 गुना के करीब बढ़ चुकी है। लेकिन इस बदलती सूरत हाल के बावजूद जो इंतज़ामी सूरत हाल है उसको तब्दील नहीं किया गया, जिसके नतीजे में वसाइल और मसाइल में खौफनाक दर्जे का अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है। अगर बात की जाए अमेरिका की रियासत की, तो जो कभी 13 रियासतों पर मुश्तमिल था, आज वो 50 रियासतों पर मुश्तमिल है। हमारे साथ जो आज़ाद होने वाला हमसाया मुल्क है भारत, उसके 1947 में 9 सूबे थे, जो अब बढ़कर 28 हो चुके हैं। और पाकिस्तान से 6 गुना छोटा मुल्क नेपाल के इस वक्त 7 सूबे हैं। और अगर पाकिस्तान के सूबों के रकबे और आबादी का दुनिया के दूसरे ममालिक से मवाजना किया जाए ना, तो पाकिस्तान का हर एक सूबा कई ममालिक से बड़ा और गुंजान आबाद है। तो पाकिस्तान का सूबा पंजाब, जिसमें हम बैठे हुए हैं, उसके रकबे के हवाले से आपको बताऊं तो रकबे के लिहाज से जो पंजाब का सूबा है वो यूनान, हंगरी और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय ममालिक से भी बड़ा है, हमारा सिर्फ एक सूबा। तो आज हम इसी ख़ास मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो मसाइल और वसाइल के हल के लिए नए सूबों की जो वक्त की अहमियत, उसकी जो ज़रूरत है वो बन चुकी है। क्या हमें नए सूबे अब तश्कील देने चाहिए, मज़ीद इनको बढ़ाना चाहिए? अगर बढ़ाना है तो क्या हिकमत अमली हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है? इस पर बात कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए नईम मसूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आजकल आपको पता है कि नए सूबों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। हमने देखा कि कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, हर कोई इसके हवाले से बात कर रहा है कि जी अगर आपने अब पाकिस्तान को या फिर आपने आवाम को खुश करना है या गवर्नेंस बेहतर करनी है, तो अब आपको सूबों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक हमारा सूबा दुनिया के ममालिक एक मुल्क के जितना है उसकी आबादी है, और हमारा एक सूबा है। तो क्या लगता है आपको, क्या नए सूबों का क़याम ही हमारे मसाइल का हल होगा? देखिए, बात ये है कि आप जिस बड़े सूबे की बात कर रहे हैं पंजाब की, जी, वो दुनिया के 80 ममालिक से बड़ा वही तो एक कह रही हूँ एरिया कि है, हाँ, जो एक सूबा है। पूरा एक मुल्क है और हमारा एक सूबा है। और उससे भी देखिए, विद बराबर द है। पैसेज ऑफ टाइम आबादी बढ़ती जितनी जा रही बढ़ी और जितनी बढ़ती जा रही है, कहने को तो लोग कहते हैं कि हर साल लाहौर में 1 लाख लोग आते हैं। अच्छा, हमने क्या किया? पॉलिटिकली हमने इस पर उतना गौर ही नहीं किया जितना करना चाहिए था। इससे डिवीजन ऑफ लेबर बेहतर होनी थी, आपके अवाम के साथ रवाबत बेहतर होने थे, अदारों की कारकर्दगी बेहतर होनी थी, और इसमें फिर आप देखें रोज़गार के मौके बढ़ने थे। आप एग्रीकल्चर से लेके एजुकेशन तक, फिर वजारत दाखिला के मामलात को से लेके दीगर मामलात तक आप उसको बेहतर तरीके से करते। लोगों में मैं एक दफ़ा नॉर्वे गया तो हर ज़िले का दूसरे ज़िले से सफाई और एजुकेशन के लिहाज से कंपटीशन होता है बाकायदा, और एक कंपटीशन होना चाहिए सूबों में। लेकिन यहाँ अब क्या है कि एक सूबा है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। हाँ। अब उसके रकबे का क्या करना है भाई, ये भी सोचें। एक सूबा है जहां हम बैठे हैं, ये आबादी के लिहाज से बड़ा है। बिल्कुल, खाली देखिए ना, लाहौर में ही जो है ना वो आबादी 1 करोड़ 50 लाख के करीब है। अब इन सब चीज़ों को देखें तो हमारे इंतज़ामी अमूर पर ग्रिप कम हो रही है। जुराइम बढ़ते हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते। हम सख्ती करते हैं, सख्ती से काम नहीं चलते। तो पूरी दुनिया ने जो सीखा, यूरोप ने जो सीखा, फिर उन्होंने सीखने के बाद उसको अमली जामा पहनाया, और हमने सिर्फ इस पे बातें की हैं। हम सियासी तौर पे ज़िले तो बना देते हैं, सूबे बनाने की बारी आती है
हमारी आप देखें कम से कम पीपल्स पार्टी ने तो अपने मंशूर में भी कहा था कि हम एटलीस्ट जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, लेकिन अमली जामा उन्होंने भी नहीं कभी पहनाया। मुस्लिम लीग नवाज भी ये बात करती है, क्यों लीग भी ये बात करती रही है, और जब जब हमारे मुल्क में गैर जमहूरी कुव्वतें रही उन्होंने भी ये बात की, लेकिन किसी ने इसको अमली जामा नहीं। लेकिन क्या वजह है, क्या लगता है आपको, आपका तज्जिया क्या कहता है कि हर कोई आके बात तो करता था जब वो इक़्तिदार में आता है, लेकिन अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता, क्या वजह है? इसमें एक बड़ी दिलखराश बात है, हमारी कुछ कुव्वतें अपने ग्रिप की मजबूती के लिए ये नहीं देखते कि अवामी ग्रिप जो है वो जिंदगी पे कितनी कमजोर होती जा रही है, शेयर नहीं करना चाहते वो इस तरह आप यूं समझे, मैनुपुलेट समझे, मैनेज समझे, अच्छा, वो आसानी से हो जाता है उन कुव्वतों का जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये इस तरफ का रुख कर लिया है, वो भी चाहते हैं, वो भी समझ गए हैं, देर आए दुरुस्त आए। 40 साल बाद सही, चले हम कम कर लेते हैं, 20 साल बाद सही, वो अब समझे हैं मेरे ख्याल में अब तमाम सूबों में एक तकसीम होनी चाहिए, नए सूबे आने चाहिए, और हर जगह जो वफाकी पार्टी है, जो वफाकी पार्टी होने का दावा करती रही है, वो काहे को डरते हैं इससे। अब मुस्लिम लीग नवाज को या पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को या और इस तरह की जो पार्टीज ऑल ओवर द पाकिस्तान है, उन्हें तो इसमें एक कदम आगे बढ़ के लोगों की किसे सियासत किसे कहते हैं, खिदमत का नाम है, जमहूरियत किसे कहते हैं, हकूक मिल जाएं सबको। लेकिन जब हकूक देने की बारी आती है, जब प्लानिंग की बारी आती है, तो आप प्लान ना करें, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा अच्छा किया मियाँ आमिर साहब ने इस पे शुरू किया, मैंने एक दो उनके सेमिनार भी अटेंड किए। ये बात दब गई थी, ये बात दब गई थी ऑनेस्टली, उन्होंने इस बात को जो उजागर किया है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि ये अब अशद जरूरत है वक्त की कि भाई अब जो ना इन सूबों को तकसीम किया जाए। और मियाँ साहब की इस बात को जितनी पजेराई मिली है, यानी एक खामोशी में उन्होंने जो ये बात की, जो इसको पजेराई मिली है, पहले इतनी पजेराई कभी किसी को नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ आमिर महमूद साहब को भी इस पे काम करना चाहिए, दूसरे सियासतदानों को भी इस पे काम करना चाहिए, इस पे सेमिनार्स होने चाहिए, इस पे फोरम होना चाहिए, और इस पे ब्यूरोक्रेसी से लेके सियासतदान तक को, कौम को, अवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए। जिस तरह आप भी कह रहे हो, और पिछले दिनों इसके ऊपर सेमिनार भी चल रहा था, आगाही मुहिम भी शुरू की हुई है मियाँ आमिर महमूद साहब ने, कि जो अब ज़रूरत है कि जनाब अब सूबों को तकसीम किया जाए और नए सूबे बनाए जाएं, उनका क़याम जो है ना वो तश्कील किया जाए। तो अब इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने भी ये चीज़ जो है ना ये एक्सेप्ट की है, और उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, ये जो सूबों की बात चली है, ये चलाई तो मियाँ आमिर साहब ने है, बुनियाद मियाँ आमिर साहब है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा का भी ये विज़न था, और वो ज़िले और डिवीज़न की हद तक वहाँ पे एक मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको फाइनेंशियल जो है ऑटोनॉमी देना चाहती थी, और वो चाहती थी कि वो अपने तई एक गवर्नमेंट हो, एक लोकल गवर्नमेंट हो, और अपना ज़िले और डिवीज़न मज़बूत हो। उसी को लेके अगर आप आगे चलें और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो तजर्बात हुए, तो ये चीज़ साबित है कि छोटे डिवीज़न में तकसीम करके तरक्की तेज़ी से हो सकती है। मुझे ये गिला है, मैं उस गिले में शामिल हूँ, और ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, पार्टी की राय नहीं दे रहे, कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अटक पंजाब का दूसरा कोना है, लाहौर से वहाँ चीज़ें पहुँचते पहुँचते रास्ते में ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी तरह जनूबी पंजाब का भी गिला है। तो अगर कंसेंसस के साथ अपना जो वफाकी पार्टीज़ हैं उनको, जो इलाकाई पार्टीज़ हैं उनको, सबको बिठा के अगर कंसेंसस के साथ सूबे बनाए जाएं, तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए अच्छा होगा। सर, आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय के साथ इस चीज़ को आगे लेकर जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है कि सूबे अब बनने चाहिए नए? मुनीबा, मैं बताऊं, गवर्नर पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने जो उनमें मुनफरिद बात देखी है, जो अच्छी बात देखी है, जो लीडरशिप में होनी चाहिए, वो साहिबुर राय भी हैं। ठीक है, वो पार्टी पॉलिसी के साथ 101% चलते हैं, लेकिन जहां अपनी राय की बात वो होती भी देते हैं, है, वो जरूर। अभी हमने सुना कि उन्होंने कहा
कि लाहौर से मेरा ज़िला एंड पे है, अटक, हाँ जी, बॉर्डर पे है ना जी, अटक और तो वहाँ तक केपी, नहीं पंजाब और पहुँचती हैं, केपी, हाँ जी, वहाँ चीज़ें, तक चीज़ें पहुँच सहूलियात ही नहीं पाती। पहुँचती हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा मुझे ये गिला है, मुझे ये गिला, ये एक भरपूर आवाज़ सही है, बिल्कुल एक सही कहा गवर्नर है की उन्होंने, आवाज़ हाँ है जी। और गवर्नर पंजाब की आवाज़ है। फिर उन्होंने कहा यही जनूबी पंजाब को भी गिला है। बिल्कुल तो अब गिलों को आगे लेकर आप जाएं तो केपी के कई इलाकों में भी गिले हैं, बलूचिस्तान में भी गिले होंगे, सिंध में भी होंगे, सिंध हर में भी जगह गिले ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, अवाम के गिले दूर करना जमहूरी हुकूमत का ये पहला फरीजा होता है। उन्होंने कहा कंसेंसस कर ले। फिर उन्होंने अपनी लीडर की बात की कि बेनज़ीर भुट्टो भी ये चाहती थी। फिर उन्होंने डिवीजन्स की बात की। देखें, इसमें दो बातें हैं मुनीबा। एक तो कहते हैं कि एक डिवीजन को सूबा बना दिया जाए। इससे मैं तो कम अज़ कम बहसीयत नईम मसूद एनालिस्ट मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, मिसाल के तौर पे डीजी खां की डिवीजन बहुत बड़ी है, ठीक है, गुजरांवाला डिवीजन छोटी होती जा रही है। आपने नए अजला बना दिए, गुजरात को डिवीजन बनाया। अब गुजरात डिवीजन बिल्कुल ही नन्ही सी है। हाँ, तो वो एक अलग नहीं हो सकता। इसमें मुझे जो समझ आती है, अब पता नहीं मेरी बात से लोग इख्तलाफ करें या ना करें, मैं ये समझता हूँ कि अपर पंजाब को एक ज़िला बना देना चाहिए, अटक से लेके आप जहलम तक बना लें। मियांवाली और सरगोदा साइड को एक ज़िला बना देना चाहिए। फिर ये लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट को एक ज़िला बना देना चाहिए। फिर सदरन पंजाब में बहावलपुर को भी बना दे और मुल्तान को भी बना दे। यानी जनूबी पंजाब में भी आप दो, उधर एक लड़ाई है ना कि बहावलपुर बनना चाहिए, दूसरे कहते हैं मुल्तान बनना चाहिए। व्हाई नॉट 5? दोनों को जो है ना वो आप इन 5 अजला को देखेंगे, आपके अपने जिलों के जो सूबे हैं उनके बराबर बराबर तो इनकी तादाद होती जाएगी। आप इस तरह करें। अब मैं चूंकि सिंध का माहिर नहीं हूँ, पंजाब में रहता हूँ, उसकी तो मैंने आपको एक रीजन्स बता दी। आपको एक और बात बताऊं, एनर्जी में भी जो है वो भी सूबों के पास आ गई है। एनर्जी का बकायदा सेक्रेटरी है, मेरा ख्याल है आजकल डॉक्टर फरुख नवीद उसके सेक्रेटरी है। जब सेक्रेटरी बने तो मुझे नहीं पता था कि एनर्जी भी सूबों के पास है। अच्छा। अब उसी बात की तरफ फिर आते हैं, जब एनर्जी भी सूबों के पास है तो फिर सूबों की डिवीजन को छोटा करना और भी ज़रूरी हो गया। और होता क्या है, आपने कभी गौर किया सियासी फ़ायदा इसमें क्या है? हर चीज़ में लोग आगे रख लेते हैं वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत नाकाम होती है तो उनका सूबों में किया हुआ काम भी ज़ाया चला जाता है। तो आप इसको डिवाइड कर देना कि वफाकी हुकूमत पे सब कुछ डाला ही ना जाए और डाला जाए सूबों पे। एक सूबे में नाकाम होगी, अगले सूबे में कंपटीशन होगा, अगले में आप सुरखरू होंगे, फिर जीत सकते हैं। और आप देखें सूबों की मनापलियां जो बनी हुई हैं वो टूट सकती है और ये भी टूट सकता है फलां का बच्चा ही वजीर होना है, फलां का बच्चा ही MP है। अब मैं समझता हूं कि आप अगर सूबों की तरफ आते हैं तो आप मुआशरती इनकलाब की तरफ आते हैं। चले, ये ज़रूरत बन चुकी है। और जिस तरह नईम साहब भी कह रहे थे कि 90% जो अब गवर्नमेंट के कह लें कि लोग हैं वो भी इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि अब सूबों की तादाद जो है ना उनको बढ़ाना चाहिए ताकि हर एक बंदे तक वसाइल पहुँचे। तरक्की अगर हम चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली चाहते हैं, तो अब इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए हमें। नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनालिस्ट हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इसके ऊपर बात की आपने। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने आप तक पहुँचाया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।